नमस्कार, अफसरनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी महिला अधिकारी से कराना चाह रहे हैं जो शुरू से उनकी दिलचस्पी आर्ट्स में थी। परिवार ने कहा मैथ्स ले लो, मैथ्स ले लिया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बन गई, लेकिन जीवन में चाहती थी यूपीएससी फाइट करना, जीवन में चाहती थी कलेक्टर बनना। अपने फूफा जी से बहुत इंस्पायर थी। कई बार जीवन में असफलता मिली, लेकिन हार नहीं मानी और सफल हुई। मैं बात कर रहा हूँ 2015 बैच की आईएएस अधिकारी नूपुर राशि पन्ना जी की। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैम। बोकारो झारखंड जहाँ पर जन्म हुआ मैम, पहले तो मैं चाहूँगा मैम परिवार के बारे में बताएंगी, परिवार में कौन कौन? मेरे परिवार में मेरे माता पिता और मेरी 3 सिस्टर्स हैं। हम लोग 3 लड़कियां हैं घर पर, और मेरे हस्बैंड हैं और मेरी एल्डेस्ट सिस्टर के हस्बैंड हैं। मैम कहते हैं कि छोटी बिटिया या छोटा बच्चा जो भी हो तो घर में सबसे ज़्यादा शैतान होता है, ऐसा कुछ है क्या आपके साथ? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मैं घर में सबसे छोटी हूँ और मैं बहुत ही नटखट पहले भी थी और अभी भी हूँ। मैथ्स बैकग्राउंड से आपने 9th के बाद 10th के बाद आपने सब्जेक्ट लिया, लेकिन मैथ्स पसंद नहीं था, शुरू से आर्ट्स में दिलचस्पी थी। कोई खास कारण था पीसीएम बी लेने का? जैसे सभी पेरेंट्स जानते हैं कि जब ज़्यादा करियर ऑप्शंस के बारे में नहीं पता रहता तो 12th में ये रहता है या आप इंजीनियर या डॉक्टरी में आप आगे प्रोसीड करो। और उस समय ये कहने की भी हिम्मत नहीं होती कि हम लोग इतने बड़े टफ़ एग्ज़ाम को देना चाह रहे हैं। तो इसीलिए मैंने उस समय पेरेंट्स की बात मानी और मैंने मैथ्स और बायोलॉजी दोनों सब्जेक्ट्स लिए थे। पिता की बहुत बड़ी जवाबदारी और चुनौती भी होती है पिता के लिए मैम, 3 बेटियों को पालना और सबसे बड़ी बात है उन्हें प्रॉपर परवरिश देकर सभी को अच्छी जगह सेटल करना। बड़ी बहन आपकी एक बैंक में भी है, उसके बाद एक एनजीओ चलाती हैं और आप यूपीएससी सेलेक्ट। पिता का कितना बड़ा रोल मानती हैं इन सब चीज़ों में? आई थिंक मेरे माता और पिता दोनों का बहुत बड़ा रोल रहा कि 3 बेटियों होने के बावजूद जैसे आपको पता है कि कल्चरली भी इस परिवेश में आज के दिनांक पहुंचना कि बेटियां जिस तरीके से आजकल बाहर आ रही हैं, हर कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं, ये अभी भी चैलेंज है और इस चैलेंज को बहुत लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। और माता और पिता दोनों का रोल तो बहुत ही अहम मानूंगी। मेरे जैसे मेरे पिताजी और माताजी का बहुत अहम रोल है कि उन्होंने ये जाना कि मेरी इच्छा क्या थी, उन्होंने वो जाना और धीरे से उन्होंने मेरे को सपोर्ट भी किया। उन्होंने ऑब्वियसली फाइनेंशियली भी उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, जिसके कारण मैं ये एग्ज़ाम क्रैक कर पाई। मैथ्स लेने का कारण माता तो नहीं थी मैंने सुना है कि जो आपकी मदर थी मैथ्स की टीचर थी। जी जी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो कि मेरी मदर खुद ही मैथ्स की टीचर रहती है। और जिस सब्जेक्ट में आपकी माता टीचर है तो सब्जेक्ट का खौफ भी आपको उतना ही होगा और उतना उसको पढ़ना भी पड़ेगा। तो डेफिनेटली मेरी मदर का तो रोल इसमें है। मैम बीएससी कंप्यूटर साइंस में आपने ग्रेजुएशन किया, विप्रो में आपने काफ़ी समय तक नौकरी भी की, यूएस में भी आप रहीं जितना मुझे जानकारी मिली है। विप्रो एक बहुत अच्छा संस्थान माना जाता है मैम नौकरी के लिए, मतलब ये माना जाए कि लाइफ पूरी सेट थी मैम। फिर सेट होने के बाद इतनी बड़ी उथल पुथल नौकरी छोड़ देना, फिर से यूपीएस, टफ था बहुत डिसीजन लेना? हाँ बिल्कुल, टफ बहुत ज़्यादा था डिसीजन लेना, क्योंकि आप एक करियर में ऑलरेडी प्रोसीड कर रहे थे। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि एक होता है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा हुआ कि एक स्ट्रीम को बिल्कुल छोड़ करके फिर दूसरी जगह पर जाना बहुत टफ़ था, लोगों को कन्विंस करना टफ़ था। तो बट फिर भी मेरे माता पिता ने मुझे ये अवसर दिया कि मैं इस एग्ज़ाम को दूं, तो मैंने वो डिसीजन लिया। फिर मैम 2006 से 2011 लगभग 4 अटेम्प्ट आपने उस समय दिए, सक्सेस किसी में नहीं मिली। मन में ऐसा नहीं आया यार कि यूपीएससी मुझसे तो नहीं हो पाएगा? एक्चुअली मेरे साथ ये हो रहा था कि मैं अपना फुल फ्लेजेड डेडिकेटेड टाइम नहीं दे पा रही थी इस एग्ज़ाम के लिए। और बार बार फेलियर से मुझे ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं मैं ही उस एग्ज़ाम को अंडर एस्टिमेट कर रही हूँ। तो मुझे लगा कि इस एग्ज़ाम को देने के लिए, वो प्रिपरेशन के लिए मुझे अपना पूरा टाइम, सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम देना था। तो इसलिए मैंने नौकरी छोड़ दी और फिर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। मैम यूथ के लिए भी मैं यही सवाल करना चाहूँगा। कई बार हम पेरेंट्स के प्रेशर में सब्जेक्ट चूज़ करते हैं। कई बार जैसे कि 10th में बहुत अच्छे मार्क्स आए, बोर्ड में बच्चे ने टॉप कर लिया, तो 11th में मैथ्स ले लो। ये लगता है आपको कि
उसकी भी मर्ज़ी कहीं ना कहीं आपको सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, क्योंकि अगर वो उसकी मर्ज़ी का वो सब्जेक्ट है तो निश्चित तौर पर वो अपना 100% उसी में दे पाएगा। बच्चे को जितना पता है उसको एक इंक्लिनेशन समझ आता है, जैसे उसे हिस्ट्री शायद ना पसंद आए, उसे मैथ्स पसंद आए, उसे बायो पसंद आए, डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट्स। बट आई फील कि इफ़ पेरेंट्स थोड़ा सा अपने बच्चे के इंक्लिनेशन को समझें, जैसे आजकल बच्चे अपने पेरेंट्स को घुड़सवारी से लेकर के म्यूज़िक तक सारी चीज़ें बताते हैं कि वो खोज पाए कि कहाँ किस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है। तो डेफिनेटली पेरेंट्स को भी समझना चाहिए। और मुझे ये लगता है कि दो मैंने सब्जेक्ट्स चेंज किए, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कहीं भी मैंने किसी भी चीज़ से या समय खोया या नॉलेज नहीं पाया। आई थिंक द एंटायर जितना मैंने पढ़ा वो आज के दिन मैं उन पूरी चीज़ों को मैं लागू कर सकती हूँ, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में देख सकती हूँ। और क्योंकि मैं विप्रो में थी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स जो होते हैं उस तरीके से भी मैं सोच सकती हूँ। तो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वॉट एवर टाइम यू गिव, आप जितना भी टाइम देते हैं, जब आप ज्ञान के पीछे उसको डालते हैं, वो ज्ञान कभी वेस्ट नहीं होगा। मैम, इसके बाद मैं दिल्ली के उस लाइब्रेरी में लिए चलता हूँ आपको, जो बहुत साल पहले आप वहाँ के, मैंने सुना है उस लाइब्रेरी के 4 घंटे आपको ज़िंदगी में आज भी याद आते हैं। जी, जैसे लाइब्रेरी के 4 घंटे इसलिए याद आते हैं क्योंकि जितना हमने कमाया था पहले, क्योंकि उसे तो कोचिंग में मुझे डालना पड़ा और पैसे ख़त्म हो जाते थे। तो आप एक मिडिल क्लास फैमिली से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको पूरे टाइम में उस टाइप का फाइनेंशियल सपोर्ट मिले। तो मुझे नौकरी करना इम्पोर्टेंट था, तो फिर से मैंने ज्वाइन किया अपनी नौकरी, जिसमें मुझे 20,000 मिलते थे और उससे मैं थोड़ा कोचिंग करती थी, थोड़ी पढ़ाई करती, थोड़ा सा टेस्ट सीरीज़ लेती थी। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये था कि मैं जब उस ऑफिस से वापस आती तो मैं 6 बजे, एक चाय की टपरी थी वहाँ पर, एक कप चाय पीती और फिर चेहरा धो करके वापस 6 से 10 बजे तक मैं पढ़ाई करती थी। तो वो जो 4 घंटे हैं, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव वो 4 घंटे थे पढ़ाई के, जो मैंने रेगुलरली किया। इवन ऑफिस में कुछ पार्ट्स में पढ़ाई करती थी और ट्राई करती थी कि टाइम वेस्ट ना जाए। तो अगर 5 रुपए के बस की टिकट से भी जा रही हूँ तो वो बस में भी मैं ट्राई करती थी जितना पढ़ पाऊँ। तो वो टाइम ऑफ इफ़ेक्टिव स्टडी, आई थिंक मुझे मेरे अकॉर्डिंग वो लगा कि वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। यूपीएससी के जो प्रिपरेशन करते हैं मैम, उनके लिए कुछ कहना चाहिए, तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए? क्योंकि आपने बहुत साफ कहा कि सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कभी भी। सिलेबस, आपको ये जानना चाहिए कि आप किस डोमेन में वर्क कर रहे हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स को मैं ये कहूँगी कि सिलेबस को यूपीएससी के ज़रूर देखें, एक बार पैटर्न ज़रूर देखें। और आपको जब आप पढ़ाई करना चालू करोगे तो आपको 6 मंथ्स, तो हमारे टाइम में उतना इंटरनेट नहीं था बट वी चोज़ कि हम लोग नहीं करें, पढ़े, उसको इतना यूज़ ना करें। बट अब के टाइम पर तो अब 10 साल बीतने के बाद मुझे लगता है अब और बहुत ज़्यादा एवेन्यूज़ आ गए हैं, तो आपका इंफॉर्मेशन तो इतना ज़्यादा है, लेकिन 6 मंथ्स जो है दैट इज़ कि आप डिस्कवर करो कि आपको एग्जैक्टली क्या पढ़ना है। इस वास्ट ओशन में कुछ ना कुछ तो होगा लिमिटेशन। तो पहले बच्चे को ये 6 मंथ्स जो है वो उसमें लग जाता है एंड उसके बाद आपकी एक्चुअल पढ़ाई चलती है। सो 1 साल आपको फुल्ली डेडिकेट करना है इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए, जिसमें आप कोर्स को कंप्लीट करें एंड देन रिपीटेड रिविजन इज़ द की। इसके बियॉन्ड आप इस एग्ज़ाम को नहीं क्रैक कर सकते। आपको रिवाइज करना है। जितना आप हार्ड वर्क करोगे उतना आप पाओगे। जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तब भी, और जब हम करियर के उस पड़ाव में होते हैं, जब हमारे लिए एक एक सेकंड बहुत महत्वपूर्ण होता है, दिल्ली की वो 4 सहेलियाँ जिसमें आप भी इंक्लूड थी, आज भी याद आती हैं? यस, डेफिनेटली। सो हम लोग 4 लोग थे एंड मेरी 3 सहेलियाँ जो मेरे साथ पढ़ी हैं, जिसमें एक का नाम वैशाली है, दूसरे का नाम अंकुर और तीसरे का नाम नुपुर ही था। सभी हम लोग यूपीएससी की तैयारी में थे। एक ने स्टेट सर्विस उड़ीसा में है, एक अभी आर्मी में वो कैप्टन की तरफ है एंड एक ने अभी अपने पीएचडी फिनिश किया है। और बहुत सारी चीज़ों में एक दोस्त जो होता है, जो आपको बुरे वक्त में दिल्ली में आपके आंसू कौन पूछेगा, या दिल्ली में आपको एक अच्छी रोटी पका करके कभी या मैगी पका करके कब देगा, तो दैट इज़ फ्रेंडशिप। और जब आपको लग रहा है कि आप कुछ नहीं पढ़ सकते तो आके आपको बोलेगा आओ साथ बैठ करके पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ तो समझ आएगा। सो आई थिंक दोस्ती उस एस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रही और मेरे लिए तो बहुत अच्छी रही।
बचपन से जिसे पसंद किया शादी भी उसी से हुई? जी जी, बचपन से जिसे पसंद किया, मेरे हस्बैंड का नाम मिस्टर विपुल है, एंड ये मेरे स्कूल मेट हैं, एंड हमने जस्ट मेरा मेंस मैंने फिनिश किया था, फिर हमने शादी की। मैम, कहते हैं कि असफलता भी आपको कुछ ना कुछ सिखा के ज़रूर जाती है, और सफल होने का रास्ता असफलता ही बनाती है। काफ़ी बार असफलता मिली है आपको, यूपीएससी में तो मिली ही। जब यूपीएससी मेंस आपने दे दी है तो उसके बाद भी कुछ कुछ एग्ज़ाम आपने, मैंने सुना, दिए, उस समय भी असफलता मिली। तो घर वाले ऐसा तो नहीं बोले यार उसके बाद फाइनली करना क्या चाहती है, कि घर में ही हाउसवाइफ बन के रहना है कि वापस सॉफ्टवेयर में जाना है? एक्चुअली आपके हस्बैंड ने सबसे ज़्यादा टेंशन ये था कि अगर मैं एग्ज़ाम नहीं क्रैक करती तो मैं वापस, मुझे नौकरी मिलती नहीं मिलती, मैं वापस सॉफ्टवेयर में जाती। बहुत सारे प्रश्न थे, और क्योंकि जब आप एक तरीके से स्टेबल हो गए हो, फिर अपने डिसीजन के बाद फिर आप स्वयं अपने स्टेबिलिटी को चैलेंजिंग प्लेटफॉर्म पर डाल देते हो, तो लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस आर देयर। तो मेरे हस्बैंड को यही था, सबसे ज़्यादा टेंशन उनको यही था कि अगर इनका नहीं होगा तो मैं इनको कंसोल कैसे करूँगा, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम्स मैं दे ही रही थी। बिकॉज़ हमेशा ये डर रहता है कि बट ऑब्वियस कि अगर ये नौकरी नहीं मिलेगी तो कुछ और तो करना है, तो उनको ये डर था। तो बट आई एम हैप्पी दैट आई क्लियर द एग्ज़ाम। सो वो एक एस्पेक्ट होता है लाइफ का, वो डर ज़रूर रहता है सबके पास। मैम, ये जो नाम है नुपुर राशि पन्ना, इसका थोड़ा सा अर्थ बताएंगे? बेसिकली नुपुर जो है वो घुंघरू से जो आवाज़ निकलती है वो, और राशि जो है वो हॉरोस्कोप वाली राशि नहीं है, इट इज़ रस, जो स्वीट कहेंगे वो। और पन्ना जो है वो मेरा सरनेम है, और डेफिनेटली इट इज़ यू कैन कॉल इट लोहे की तरह स्ट्रॉन्ग, और पन्ना जो जेम रहता है वो। अंबिकापुर, महासमुंद, मुंगेली, बिलासपुर, कोंडागांव, दुर्ग, प्रोविजन पीरियड में आपने काफ़ी जगह काम किया, एसडीएम रही, एडीएम रही, लेकिन पहला जिला जहां हम कलेक्टर बन के जाते हैं वो दिल के बहुत नज़दीक होता है, और आप तो एसडी बन के भी गई थी, क्योंकि नया नया जिला उस समय अस्तित्व में आने वाला था, शक्ति। जाते साथ इतना बड़ा चैलेंज, राहुल आप सभी को याद होगा, हमारे दर्शकों को भी याद होगा, 105 घंटे का सफ़र उस बच्चे ने तय किया। नया जिला, संसाधन नहीं, ऐसे में इतनी बड़ी खबर कि वो बच्चा नीचे चले गया है बोर में, 105 घंटे का सफ़र, आज भी वो याद आता है? जब मुझे न्यूज़ मिली कि एक बच्चा बोरवेल में गिर गया है, और वो जो एरिया था उस समय जांजगीर चांपा क्षेत्र में था, बट वो गांव अब हमारे शक्ति ज़िले में है, तो जब ये हुआ तो मुझे सबसे पहले यही लगा कि गॉड, ये इंसिडेंट मेरे ज़िले में क्यों हुआ। और एक टाइम होता है जब आपको लगता है कि ऐसा चैलेंज जो किसी ने नहीं देखा है वो मुझे देखना पड़ रहा है, तो एक बार आप प्रश्न भी करते हो ऐसा क्यों। लेकिन वही मैं कहती हूँ कि हर चीज़ एक अच्छे के लिए होती है। तो डेफिनेटली राहुल रेस्क्यू जो 105 घंटे का चला, जो एक रिसोर्सेज का क्रंच, टेक्नोलॉजी का क्रंच, बहुत सारी चीज़ों में भी हमने एक सक्सेसफुल ऑपरेशन किया एक टीम की तरह, और 105 घंटे में उस बच्चे को हमने ज़िंदा वहाँ से निकाला। तो ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट और मेरे दिल के बहुत करीब है। हम लोग भी उस दौरान थे मैम, एक एक सेकंड भारी था, और भारी इसलिए था कि वो बच्चा 105 घंटे आखिर कैसे ज़िंदा रह पाए, क्योंकि उस बीच जितने भी ऑपरेशन हुए अनसक्सेसफुल रहे, लेकिन राहुल का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। आज भी मानती मैम, पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती, उस समय की वो ट्रिग्नोमेट्री और मैथ्स का फॉर्मूला काम आया हो? जी बिल्कुल, ये बहुत ही एक बड़ी चीज़ है जिसमें मैं कहूँगी कि जो हम पढ़ते हैं वो कभी भी वेस्ट नहीं जाता। हमें आजकल के बच्चों को भी लगता होगा, हमें भी अपने टाइम पे लगता है कि अरे जो ट्रिग्नोमेट्री इंटीग्रेशन जो हमने पढ़ा, इतने रट करके इतने मुश्किल से पढ़ा, वो कभी हमें जीवन में आगे कब काम आएगा। लेकिन जब मैं उस स्थल पर थी तो आप ये नहीं मानेंगे कि वहाँ पर बैठ कर के हमने कूट पे, देखिए एक गत्ते पे, कार्टन पे हमने डायग्राम बनाया कि किस प्रकार से हम लोग सही इंक्लिनेशन से उस बच्चे तक जेसीबी से जाएंगे। और वो जब हम लोग कर रहे थे तब हम लोग को बहुत टाइम लग रहा था कि इसको किस तरीके से मैथमेटिकली कैसे किया जाए, क्योंकि हमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट सारी चीज़ें चाहिए थी। रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत टेक्निकल था और ये चीज़ कहीं सिखाई नहीं जाती, किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं सिखाई जाती। एनडीआरएफ को सिखाई जाती है, उन्हें बच्चों को निकालना आता है बोर से, लेकिन खोदना नहीं आता। सो
वो ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला था, जो टैन जो मेरे जो रहता है टैन 30, सो बेसिकली वो ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला था जिसको बैठ करके वहाँ हमने वर्कआउट किया, और वहाँ से फिर हमें पता चला कि कितने दूर पीछे से हमें अपनी मशीन लानी है, कितने हॉर्स पावर की लानी है, हम लोग कितने डेसिबल से उसको मेजर करेंगे। और जो आप सड़क पर एक येलो कलर का ट्राइपॉड हमेशा देखते हैं, एक सर्वेयर मशीन, जो आपको एक्चुअली एंगल और लेज़र बीम से कितने दूर पर वो बच्चा है वो समझ आए। तो ये इतना टेक्निकल था, जो मुझे लगता है कि हाँ डेफिनेटली इट डजंट गो वेस्ट। आपने जो पढ़ा है आप उसी ज्ञान से किसी के जीवन को बचा सकते हैं अदर देन बीइंग अ डॉक्टर, तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव बात है। जिस जगह पर राहुल के साथ वो इंसिडेंट हुआ था मैंने देखा ना वहाँ पर प्रॉपर रुकने की जगह थी, ना बैठने की जगह थी। कई अधिकारियों को मैंने देखा उस समय ड्रिप तक चढ़ गई, इतनी ज़्यादा भीषण गर्मी थी। लेकिन जब उस बच्चे का पहला चेहरा जब वो बाहर आया, जब आपने देखा, सारी थकान मिट गई। हाँ बिल्कुल, जब उस बच्चे को बाहर निकलते हुए देखा, एक्चुअली क्या हुआ था कि जब वो रेस्क्यू ऑपरेशन में जब कैमरा नीचे गया था और जब लास्ट ड्रिलिंग चल रही थी, तो मैं ऊपर की तरफ से मैं इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि किस तरफ से ड्रिलिंग लास्ट लेग करना है। और उसी समय हम लोग का जब एक पत्थर हल्का से जब उस केव को करने के बाद एक छोटा सा पत्थर निकला, और बाकी पूरे टाइम हमें राहुल का चेहरा ही कैमरा पे दिखता था। लेकिन इस बार फॉर अ डिफरेंस हमें एक रेस्क्यूअर का चेहरा दिखा था, वो भी कैमरे में उल्टा। तो वो जो खुशी थी कि उस पूरे बोर में, जब उस केव में जब खुद गया वो केव, तो उसमें एक लाइट का बीम आया, एक किरण आई थी रात के टाइम में, वो लाइट में नहीं भूल सकती। सो एंड जब वो बच्चा निकला तो इट वाज एंड जब हम लोग उस तक पहुंच गए थे तब तक उसे समझ आ गया था कि वो हम लोग पहुंच चुके हैं। आखिरी सवाल मैम, शक्ति जिले को कहाँ तक ले जाना चाहती हैं नुपुर राय? शक्ति जिले को, जैसे इसका नाम है शक्ति, सो डेफिनेटली ये एक नवीन ज़िला है और इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस से ऊपर अपॉर्चुनिटी है। जैसे राहुल रेस्क्यू एक चैलेंज था, लेकिन वो उसको NDRF, SDRF टीम्स ने मिलकर के हमने एक अपॉर्चुनिटी बनाई कि आप किसी एक छोटी सी भूल के कारण जो बच्चे सफ़र करते हैं, आज के दिन में हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसे बोर्ड्स को ओपन ना किया जाए। तो एक चैलेंज फेस करते भी हम लोग एक अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग एक संदेश दे पाएँ। उसी प्रकार मैं सोचती हूँ कि शक्ति जिले की जो शुरुआत हुई है इतनी स्ट्रॉन्ग हुई है, इतने स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव नोट पर रही है। मैं आशा करती हूँ कि इस ज़िले की प्रथम कलेक्टर होते हुए कि ये ज़िला भी, जैसे इसका नाम है शक्ति, एक शक्तिशाली ज़िला बने, अच्छा ज़िला बने, यहाँ के लोग और अच्छे बने और यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन और अच्छा हो। शक्ति के बच्चों से बात होती है मैम, वो कहते हैं कि मैडम हमारे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। मैम उन बच्चों के लिए, क्योंकि आज भी छत्तीसगढ़ में UPSC के जो सिलेक्शन होते हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में है नहीं मैम, क्या उन बच्चों के लिए कुछ करना चाहेंगी शक्ति में, UPSC या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना चाहें? जैसे मैंने कहा UPSC के लिए भी कि आपका सिस्टम वही है, आपको रिवाइज करना है। तो अभी शासकीय स्कूलों में रिज़ल्ट्स के लिए जो 10th एंड 12th के रिज़ल्ट्स होते हैं उसमें हमने वीकली टेस्ट इंक्लूड किया है, ताकि बच्चा भले ही लोअर सेक्शंस में वीक होगा, हमें ये नहीं समझना चाहिए कि उसकी रेस ख़त्म हो चुकी है। आप जो बच्चा जिसे अर्थशास्त्र 11वीं में पढ़ना है उसे आप 1+1 नहीं सिखा सकते, बट उस समय का ट्रिक क्या होगा कि आप उसे रिविज़न, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को रिविज़न पे ज़्यादा ध्यान दें। तो अभी हमने वीकली टेस्ट स्टार्ट किया है जिसमें हम लोग उसको बार बार बच्चों को टेस्ट के थ्रू प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स करा रहे हैं, जिससे एटलीस्ट बच्चा जब तक एग्ज़ाम देने जाएगा वो उसके पास 3000-4000 क्वेश्चंस एंड आंसर्स का गोशवारा रहेगा। तो आई थिंक ये एक तरीका है जिसमें आप गवर्नमेंट इनिशिएटिव के थ्रू ही, गवर्नमेंट सेक्टर में ही अपने सिस्टम को अपना अच्छा कैसे करेंगे। तो ये एक शिक्षा के क्षेत्र में स्टार्ट किया। और जैसे मैंने बताया था कि मेरी स्वयं की दोस्त शी इज़ इन आर्मी नाउ, वो आर्मी में है। तो अभी हमने बिल्कुल लिमिटेड 55 बच्चों का हमने स्पेसिफिकली NDA के लिए कोचिंग भी स्टार्ट कर दी है, जिसमें हमने जैसे मैं बिलीव करती हूँ कि अपने सिस्टम को हमें खुद ही ये करना है। इसमें हमारे सरकारी स्कूल के सरकारी टीचर ही उन बच्चों को कोचिंग दे रहे हैं। तो हमारा ये 2 इनिशिएटिव्स एजुकेशन के स्तर पर हैं।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना शक्ति की पहली कलेक्टर, पहली महिला कलेक्टर नुपुर राशि जी को। बहुत साफ इनका कहना है। देखिए, आप बहुत ज़्यादा पढ़ने की उसमें मत, क्वालिटी आप टाइम स्पेंड करिए, क्वालिटी पढ़ाई करिए, मतलब साफ है, सिलेबस बहुत ध्यान से पढ़िए। और इसके अलावा जितने समय भी आप पढ़ें पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। यूथ के लिए इंस्पिरेशन है, और आप भी पढ़िए, आप भी तैयारी करिए, आप भी किसी न किसी के लिए इंस्पिरेशन बनिए। अफसरनामा में इतना ही। अगली बार फिर किसी अधिकारी के साथ आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।